भाई और बहनों, इस वीडियो में हम चैप्टर 16, 17 और 18 की बात करेंगे। चैप्टर 16 कन्वर्टिबल इश्यूज एंड वारंट्स। कन्वर्टिबल इश्यूज करंट और फ्यूचर अर्निंग्स पर शेयर को डाइल्यूट करते हैं। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि जो कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज़ होती हैं वो ज़्यादातर जब बुल मार्केट ख़त्म होने वाली होती है तब इशू की जाती हैं। वो इसलिए क्योंकि उस टाइम पे जो पुअर क्वालिटी कंपनीज होती हैं उनकी स्टॉक रिटर्न्स भी इतनी हाई होती हैं कि वो कन्वर्जन फीचर काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है पब्लिक को। कन्वर्टिबल इश्यूज़ को बेंजामिन ग्राहम क्रिटिसाइज ही करते हैं। और जो स्टॉक ऑप्शन वारंट्स होते हैं उनको तो बेंजामिन ग्राहम फ्रॉड ही बोलते हैं कि कंपनी शेयर होल्डर्स के साथ फ्रॉड कर रही है और पोटेंशियल डिज़ास्टर भी हो सकते हैं स्टॉक ऑप्शन वारंट्स। बेंजामिन ग्राहम ये तक कहते हैं कि स्टॉक ऑप्शंस को तो बैन ही कर देना चाहिए, और अगर बैन नहीं कर सकते तो कम से कम इतना ज़रूर कर दें कि वो कंपनी की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन का बहुत ही छोटा पार्ट हो। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि कंपनीज इन्वेस्टर्स का फ़ायदा उठाती हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग एक्सपर्ट तो होते नहीं फाइनेंशियल मैटर्स में, तो फिर वो लोग अच्छे से एनालाइज भी नहीं करते फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, नोट्स वगैरह कोई नहीं पढ़ता ढंग से, इनकम स्टेटमेंट देख ली, बैलेंस शीट, वो भी सुपरफिशियली देखते हैं लोग, ऊपर ऊपर से। और इन्वेस्टर्स ये रियलाइज़ नहीं करते कि उनकी स्टॉक की वैल्यू कम हो गई है अब स्टॉक ऑप्शंस के साथ, अगर उसे कंपेयर करें स्टॉक ऑप्शंस के बगैर। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि बेंजामिन ग्राहम के टाइम पे इन जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उनमें डाइल्यूटेड ईपीएस रिपोर्ट करना ज़रूरी नहीं था मेरे ख्याल से, उसके बाद ही मैंडेटरी हुआ होगा। तो आजकल तो हम डाइल्यूटेड ईपीएस देख सकते हैं, तो आप वही यूज़ करें। पीई रेशियो जब निकालें तो डाइल्यूटेड ईपीएस ही यूज़ करें, ना कि वो सिंपल वाली बेसिक मत यूज़ करें। अगर आप बेसिक ईपीएस यूज़ करेंगे तो आपकी जो पीई रेशियो होगी वो काफ़ी कम होगी, क्योंकि जो बेसिक ईपीएस होती है वो यूजुअली ज़्यादा होती है डाइल्यूटेड ईपीएस से, या फिर उसके बराबर ही होती है। वॉल स्ट्रीट में जो सेल्समैन बैठे हुए हैं वो बोलते हैं कि जो कन्वर्टिबल्स होते हैं वो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स ऑफ़र करते हैं, मतलब ज़्यादा इनकम और कम रिस्क स्टॉक के कंपैरिजन में। लेकिन जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होता है उसको पता होता है कि जो कन्वर्टिबल्स हैं वो कम इनकम देते हैं और ज़्यादा रिस्की होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर बॉन्ड्स। तो सेल्समैन उसे स्टॉक से कंपेयर कर रहा है और जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है उसे बॉन्ड से ही कंपेयर कर रहा है। तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि कन्वर्टिबल्स क्या होते हैं। कन्वर्टिबल ये बॉन्ड होते हैं, ये सिंपल बॉन्ड जैसे होते हैं, लेकिन इनमें बस एक ऑप्शन होता है कि आप उस बॉन्ड को स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, आपकी इनकम तो कांस्टेंट होगी, मतलब अगर स्टॉक प्राइस गिर भी जाए तो आपको कांस्टेंट इनकम तो मिलेगी, लेकिन अगर स्टॉक प्राइस बढ़ गया तो आप उसको स्टॉक में भी कन्वर्ट करके फ़ायदा उठा सकते हो उसका। तो ऐसे थोड़ी रिस्क कम होगी ना स्टॉक से। लेकिन जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है वो इसी चीज़ को इस तरह से देखता है कि जो कन्वर्टिबल बॉन्ड्स हैं वो कम इनकम देते हैं, क्योंकि कन्वर्टिबल बॉन्ड बेनिफिट दे रहा है किसे, जो कन्वर्टिबल बॉन्ड खरीद रहा है उसे, ठीक है, तो वो आपको महंगा ख़रीदना पड़ेगा, यानी कि लेस इनकम हो जाएगी आपकी, और वो बाकी बॉन्ड से रिस्की भी हो गया। क्योंकि अगर स्टॉक प्राइस नीचे जा रहा है तो फिर इनकम तो आपको कम ही मिल रही है ना। अगर आप कोई और दूसरा बॉन्ड खरीद लेते हैं सिंपल वाला तो आपकी इनकम तो कम से कम ज़्यादा रहती ना। तो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर क्या कहता है कि ये जो कन्वर्टिबल्स हैं ये वर्स्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स ऑफर करता है, ना कि बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। तो बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि ये बेकार तरीका है रिस्क को कम करने का या फिर डाइवर्सिफिकेशन करने का। तो बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि ये बकवास चीज़ें खरीदने के बजाय आप क्या कर सकते हैं, आप अपना पूरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। कैसे? कैश, बॉन्ड्स, डोमेस्टिक स्टॉक्स और फॉरेन स्टॉक्स खरीद के। तो बेंजामिन ग्राहम की यही सोच है कि अगर आपको बॉन्ड खरीदना है तो बॉन्ड खरीदें, अगर आपको स्टॉक खरीदनी है तो स्टॉक खरीदें, कन्वर्टिबल क्यों खरीद रहे हैं। अगर आप कन्वर्टिबल बॉन्ड को स्टॉक वाली साइड से देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और सेफ़ लगेगा, अगर आप उसी को बॉन्ड वाली साइड से देखेंगे तो आपको वो बेकार इन्वेस्टमेंट लगेगी, जैसे कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को लगती है। मुझे भी सही लग रही है बात, क्योंकि जब आपको रिस्क बचानी है तो बॉन्ड खरीद लो, पोर्टफोलियो में बॉन्ड भी ले लो, स्टॉक भी ले लो। चलो अब आते हैं चैप्टर 17 पे, 4 एक्सट्रीमली इंस्ट्रक्टिव केस स्टडीज़। इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा कंपनीज़ के बारे में, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। पहली कंपनी एक ओवर प्राइज्ड बहुत बड़ी कंपनी थी, जायंट थी। तो ऐसी कंपनी ना खरीदें अगर आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न्स चाहिए, क्योंकि पहली बात तो वो सेफ़ तब है जब वो ओवर प्राइस नहीं है, और इवन इफ़ वो ओवर प्राइस्ड भी नहीं है तब भी उसकी जो ग्रोथ है ना वो इतनी नहीं होगी जितनी स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज की हो जाएगी। दूसरी कंपनी थी जो एक कॉन्ग्लोमरेट थी जो अपना एम्पायर बिल्ड कर रही थी, एक्विजिशन करी जा रही थी और डेट ले ही जा रही थी।
तो बस फिर उसका भी वही हाल होना था जो होता है। तो डेट से ज़रूर बच के रहें। कंपनी अगर ज़्यादा डेट ले रही है और एक्विजिशन कर रही है पागलों की तरह, तो ऐसी कंपनी से बच के रहें। और फिर तीसरी थी एक मर्जर, जिसमें एक छोटी कंपनी एक बड़ी कंपनी को टेक ओवर कर रही है, वो भी डेट लेके ही कर रही थी, तो वो भी नॉन सेंसिकल सा था। और फिर चौथी कंपनी थी एक आईपीओ, जो कि एक वर्थलेस कंपनी थी, कोई अर्निंग्स नहीं, कुछ नहीं, बस प्रॉमिस थे। जैसे वो 1999 में वो .com बबल आया था 98-99 में, तो यही था, कंपनीज के पास अर्निंग्स थी नहीं शो करने के लिए, और लेकिन उनके शेयर्स बिके थे खूब, प्रोमिस पे ही बिके थे बस। तो वही हाल यहाँ पे हुआ। तो घुमा फिरा के मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, जो एनालिस्ट होते हैं उनको अपना एलिमेंट्री काम है ना, जो बेसिक काम है बिल्कुल, वो ढंग से करना चाहिए। कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने से पहले, और क्रिस्टल बॉल्स में फ्यूचर प्रेडिक्ट करने से पहले, और जो वो फील्ड ट्रिप्स पे जाते हैं ना, उन पे जाने से पहले जो एलिमेंट्री काम है वो करते नहीं, और ये फालतू के काम करते रहते हैं। और वो एलिमेंट्री काम ये है कि एनुअल रिपोर्ट्स बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना। बाकी बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि जो पब्लिक है ना, वो बाज नहीं आती, फिर भी कितना ही सिखा लो उन्हें, 3 से ऊपर उन्हें गिनती नहीं आती। मतलब वो ज़्यादा रिसर्च नहीं करते स्टॉक्स खरीदने से पहले, वो कुछ भी किसी भी प्राइस पे खरीद लेंगे, बस मार्केट एक्शन होना चाहिए उस स्टॉक का, वो ऊपर जा रही है ऊपर जा रही है, और पब्लिक किसी भी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, बस ये होना चाहिए उसमें कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, या फिर जिस चीज़ का भी फैशन चल रहा है, अगर कंपनी उससे रिलेटेड है तो बस अट्रैक्ट हो जाएगी। तो आप एक बात ज़रूर गांठ बांध लें कि मार्केट चाहे कुछ भी कह रही हो, आप एनुअल रिपोर्ट्स ज़रूर एनालाइज करें, पूरा थॉरली एनालाइज करें उन्हें, और फिर उन्हें उस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर करें, और देखें कि क्या कॉम्पिटिटर्स के जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं वो हमारी वाली जो कंपनी जिसकी हम रिसर्च कर रहे हैं उससे बेटर हैं क्या अब तक वो इससे भी ज़्यादा बढ़िया कंपनी निकल जाए। बस इस चैप्टर में इतना ही ज्ञान था। चैप्टर 18, अ कंपैरिजन ऑफ 8 पेयर्स ऑफ कंपनी। तो पहली पेयर है रीट वर्सेस रियॉक, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट वर्सेस रियल एस्टेट ऑपरेटिंग कंपनीज। तो ये एक पर्टिकुलर टाइप की कंपनीज होती हैं, जहाँ तक मैंने CFA इंस्टीट्यूट के करिकुलम में पढ़ा था, लेकिन जो बुक में दिया हुआ है वो एक ये कंपनी के नाम थे, रीट और रियॉक, जहाँ तक मुझे समझ में आया बुक पढ़ के। तो पुराने ज़माने में होंगे, मुझे तो पता नहीं, बाकी मैंने सर्च किया तो रियॉक तो मिल गया था, रीट नहीं मिला था कंपनी का नाम। तो मैं आपको बता दूं कि रीट्स क्या होती हैं। रीट्स वो कंपनीज होती हैं जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करती हैं, और जितनी भी कमाई होती है ना उन इन्वेस्टमेंट से, वो ज़्यादातर डिविडेंड्स की फॉर्म में पे कर देती हैं। 80-90% एक्सपेंसेस वगैरह छोड़ के सब पे कर देती हैं वो लगभग, और उनकी स्टेबल अर्निंग्स होती हैं, कोई डेट वेट नहीं लेती। लेकिन जो रियॉक्स होती हैं, रियल एस्टेट ऑपरेटिंग कंपनीज, वो क्या करती हैं, वो डेट भी लेती हैं, और वो इतने ज़्यादा डिविडेंड्स पे नहीं करती, क्योंकि वो अपना ये कैपिटल गेन में ज़्यादा, कैपिटल गेन नहीं, क्या होता है, मतलब वो ख़रीद लेती हैं ज़मीन या बिल्डिंग, और फिर काफ़ी साल रख के उसे बेच देती हैं। जो रीट्स होती हैं वो ज़्यादातर इस इनकम पे रिलाई करती हैं, जैसे किराए पे दे दी जो प्रॉपर्टी थी उस इनकम पे रिलाई करती हैं। ये उस रियॉक है जो वो उस पर ज़्यादा रिलाई करता है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू अप्रिशिएट हो जाएगी 3-4 साल बाद या जो भी है, उसके बाद मैं बेच दूँगा। तो ये डेट वगैरह भी लेते हैं ऐसी प्रॉपर्टीज़ खरीदने के लिए फिर। पर इनमें ये नहीं बताया कि कौन सी कंपनी बेहतर निकली। तो जहाँ तक मुझे लगा कि रीट बढ़िया थी, क्योंकि उसकी स्टेबल अर्निंग्स थी, और दूसरी का डेट एक्यूमुलेट होता जा रहा था टाइम के साथ। तो दूसरी पेयर थी एक वैल्यू स्टॉक वर्सेस ग्रोथ स्टॉक। तो इसमें यह था कि जो वैल्यू स्टॉक थी लो मल्टीप्लायर वाली, उसने आउट परफॉर्म कर दिया था ग्रोथ स्टॉक को लॉन्ग टर्म में। तीसरी पेयर थी जो, उनमें दोनों ही कंपनीज ओवर वैल्यूड थी, कोई भी खरीदने की लायक नहीं थी, लेकिन लोगों ने, जो एक कंपनी थी ना, वो उसका काफ़ी फैशन चल रहा था उस टाइम पे, तो उन्होंने उसको पूरा चढ़ा दिया और भी ऊपर, ओवर वैल्यूड की भी ओवर वैल्यूड कर दी वो, और फिर उस कंपनी ने बेकार परफॉर्म किया लॉन्ग टर्म में जो ओवर वैल्यूड थी उससे। तो जो फोर्थ पेयर थी उसमें एक कंपनी ओवर वैल्यूड थी, एक सिंपल कंपनी थी ठीक ठाक वैल्यूड थी। तो जो ओवर वैल्यूड वाली थी ना, उसका स्टॉक प्राइस 35% और इंक्रीज़ हो गया ओवर वैल्यूड होने के बावजूद भी। तो बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि स्टॉक्स ओवर वैल्यूड रह सकती हैं बहुत लंबे लंबे टाइम तक, तो शॉर्ट सेलिंग मत करें बिल्कुल भी, क्योंकि ओवर वैल्यूड स्टॉक है ना जो, वो इसलिए नहीं गिरेगी कभी भी क्योंकि वो ओवर वैल्यूड है। आप सरप्राइज हो जाओगे देख के कि वो बहुत ज़्यादा टाइम तक ओवर वैल्यूड ही रह जाएगी। जब तक वो अच्छा परफॉर्म करेगी ना, तब तक वो ओवर वैल्यूड रह सकती है। तो आप शॉर्ट सेलिंग ना करें। क्यों? क्योंकि आपका लॉस इनफाइनाइट है फिर, क्योंकि स्टॉक तो कितनी भी ऊपर चढ़ सकती है। तो एक इन्वेस्टर था, मैं नाम भूल गया उसका,
कभी याद आएगा तो किसी वीडियो में मैं दोबारा जिक्र कर दूंगा उसका। पता नहीं कहाँ पे पढ़ा था मैंने, इस बुक में नहीं था। तो उसने अपना ओवर वैल्यूड थी कोई कंपनी, उसने शॉर्ट सेलिंग कर दी, तो वो कंपनी पता नहीं 3-4 बैगर और होगी, और पता नहीं कितने बिलियन का या मिलियन का लॉस हुआ था उस बंदे को शॉर्ट सेलिंग पे ही, बहुत कम टाइम में। तो पांचवी पेयर में जो कंपनीज़ हैं उसमें एक थी जो बहुत ही अच्छी अर्निंग्स वगैरह थी, अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन थी, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड थी। लेकिन जो दूसरी कंपनी थी वो काफ़ी चीप थी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी मिल रहा था उसमें, लेकिन उसके जो फंडामेंटल्स थे ना वो इतने अट्रैक्टिव नहीं थे। तो दोनों ही कंपनी फुद्दू थी, किसी में मत करो इन्वेस्ट। ये मैं खुद से कह रहा हूँ, बाकी इसमें कोई वो नहीं दी गई कि ये बढ़िया था या वो बढ़िया था, ये आप खुद सोच सकते हो अपने दिमाग से। तो सिक्स्थ पेयर में दो कंपनीज थी, पहली रीजनेबली प्राइस थी, जो दूसरी कंपनीज थी वो पब्लिकेशन कंपनी थी और वो काफ़ी ओवर प्राइस थी। वो क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ना बुक पब्लिशिंग कंपनीज के शेयर आए थे तो काफ़ी हाइप बन गई थी और अपना लोगों ने चढ़ा दिया फिर प्राइस खरीद के। अभी रिसेंट एग्जांपल ही ले लो, वो आईपीओ आया था अभी उसका, एस चांद का। सेवन्थ पेयर में एक कंपनी थी कॉन्ग्लोमरेट, जो कि हर तरह के बिजनेस में घुसी हुई थी, और जो दूसरी थी वो भी डाइवर्सिफाइड कंपनी थी लेकिन थोड़ा मॉडेस्टली, पहले वाली जितना नहीं। और जो पहले वाली कंपनी थी जो सारी तरह के बिजनेस में घुसी हुई थी कॉन्ग्लोमरेट, उसने कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, स्टॉक ऑप्शन वारंट, प्रेफर्ड स्टॉक और पता नहीं क्या क्या गोबर की बुगियाँ लाद लाद के पता नहीं कौन कौन से शिटी मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग करे हुए थे ना उसने। तो ऐसी कंपनियों से दूर ही रहें। और आठवीं पेयर में एक कंपनी तो ठीक थी, और जो दूसरी कंपनी थी उसने तो ना तो कभी डिविडेंड पे किया था 13 साल में, और 24 कंपनियां एक्वायर की हुई थी उसने। तो जिनकी इतनी ज़्यादा ही एक्विजिशन होती हैं इनसे भी थोड़ा बच के रहें आप, क्योंकि बाद में फिर ये रीस्ट्रक्चरिंग करते फिरते रहते हैं कि हाँ अब हम डीमर्ज करेंगे, वो बेकार परफॉर्म कर रहा है, तो भाई खरीदी क्यों थी इन द फर्स्ट प्लेस। जिन स्टॉक्स पे ज़्यादा ही मार्केट एक्शन होता है ना उन स्टॉक से थोड़ा दूर ही रहें। मैं ये नहीं कह रहा कि खरीदें ही मत, लेकिन उनसे चौकस रहें, एकदम चौकन्ना रहें। उनके लिए आपको ज़्यादा रिसर्च करनी चाहिए। उनके बजाय आप ऐसी कंपनीज देखो जिनकी अर्निंग्स वगैरह डिक्रीज़ हो गई अभी, और जो मार्केट है वो काफ़ी पैसिमिस्टिक है उनको लेके। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि कंपनीज ज़रूर अच्छी या बुरी होती हैं, ये अच्छी कंपनियाँ ये बुरी कंपनियाँ हैं, लेकिन स्टॉक कभी भी अच्छी स्टॉक या बुरी स्टॉक नहीं हुआ करती। होता है अच्छा स्टॉक प्राइस या बुरा स्टॉक प्राइस किसी भी कंपनी का। अच्छी कंपनी का अच्छा स्टॉक प्राइस भी हो सकता है और बुरा स्टॉक प्राइस भी हो सकता है, और जो बुरी कंपनी है उसका भी अच्छा स्टॉक प्राइस और बुरा स्टॉक प्राइस भी हो सकता है। लेकिन अच्छी स्टॉक या बुरी स्टॉक नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि कौन सी कंपनी के शेयर्स ज़्यादा बढ़ेंगे। पहली कंपनी है जो उसने एक बहुत ही रेयर कैंसर का इलाज निकाल दिया है, फार्मा कंपनी है कोई। और दूसरी जो कंपनी है उसने एक नया तरीका निकाला है, जो गार्बेज है, कबाड़ होता है, उसको डिस्पोज करने का। सोचो आप अब थोड़ी देर। ऑफ कोर्स रेयर कैंसर वाली नहीं, गलत जवाब। गार्बेज वाली ज़्यादा ऊपर चढ़ेगी, क्योंकि कैंसर तो है ही रेयर, वो होगा ही कितने लोगों को, कितना ही चार्ज कर लो, लेकिन मार्केट तो इतनी है नहीं ना उसकी। गार्बेज तो हर किसी को फेंकना है, अगर वो इम्प्लीमेंट हो गया पूरी कंट्री में तो कंपनी की तो चांदी हो जाएगी ना। ग्राहम कहा करते थे कि जो मार्केट है वो शॉर्ट रन में तो वोटिंग मशीन है, लेकिन लॉन्ग रन में मार्केट वेइंग मशीन है। मतलब शॉर्ट रन में तो मार्केट एक्शन से स्टॉक प्राइस चढ़ा दोगे आप, लेकिन फिर एंड में ना बात घुमा फिरा के कंपनी की बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट पे आ जाती है। जो मार्केट है वो ग्राहम के प्रिंसिपल्स का मजाक उड़ाती है शॉर्ट रन में, लेकिन फिर लॉन्ग रन में सबको पता लग जाता है कि ग्राहम सही कह रहे थे एकदम। अगर आप कोई स्टॉक सिर्फ इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि उसका प्राइस ऊपर जा रहा है, बिना ये देखे कि कंपनी की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही है कि नहीं, तो आज नहीं तो कल आप बहुत पछताओगे। और ये कोई लाइक्लीहुड नहीं है कि हो सकता है आप पछताओगे, ये सर्टेनिटी है, ज़रूर पछताओगे। धन्यवाद।